स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्पार्क। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, मींस सेलुलर रेस्पायरेशन। कि किस तरीके से हमारी सेल एक्सपायर करती है, किस तरीके से उसको एनर्जी दी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, ग्लाइको मींस शुगर, एंड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, मींस शुगर यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। कि भाई सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी चीज को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ईएमपी पाथवे, ईएमपी स्टैंड्स फॉर, यहां लिखा हुआ है ई से एम्बिडन, वेयरहॉफ, पी से पार्नस। तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने इस ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया। तो इनके ही इनिशियल लेटर से ही इस पाथवे को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज के ये पाथवे सेल के अंदर कहाँ होता है, तो ये पाथवे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीज यहाँ पर होती है। अब ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरुवेट में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। कि ग्लूकोज के पास कार्बन है 6, पायरुवेट के पास कार्बन है 3। तो ये 6 कार्बन बैलेंस करने के लिए पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ये कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बनते हैं। आंसर है 2, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जब ग्लूकोज से पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसकी कंडीशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस होने की कंडीशन क्या है कि ग्लाइकोलिसिस कब होती है। देखिए, जब बॉडी को, जब सेल को या बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है, तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा पायरुवेट में। और जब ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होगा तब यहां पर हमको दो एटीपी, टोटल 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये एनर्जी की तरह वर्क करते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है कि सेलुलर रेस्पायरेशन में सिर्फ पायरुवेट बन जाए और बात खत्म हो जाए, नहीं। पूरा जो सेलुलर रेस्पायरेशन का फेट है वो ये है कि ग्लूकोज से भाई पायरुवेट तो बनता है, इट्स मीन ये ग्लाइकोलिसिस हो गई, लेकिन पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल को ए, और ये एसिटाइल को ए चला जाता है टीसीए साइकिल में। टीसीए साइकिल के फर्दर इंटरमीडिएट्स चले जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर। इसके बाद यहां पर हमको फाइनल एटीपी मिलता है। तो यहां पर भी एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज से पायरुवेट जब मिलते हैं तब भी हमें 2 मॉलिक्यूल एटीपी के मिलते हैं। तो देखा होगा इस पूरे फेट में, इस पूरे प्रोसेस में कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि हमको एटीपी मिल रही है, और जब टीसीए साइकिल चलेगी तो यहीं पर हमारा CO2 रिलीज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सेलुलर रेस्पायरेशन सेल इसलिए करती है ताकि उसको एनर्जी मिल जाए, और वो एनर्जी हम बॉडी की और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज कर सके। अभी हम फिलहाल इतना पार्ट देखेंगे कि ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बनता है, इट्स मीन हम पार्ट देखेंगे ग्लाइकोलिसिस का। एक बात और याद रखेंगे, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है तो हर प्रोकैरियोट्स में भी हो गई और यूकैरियोट्स के भी अंदर ग्लाइकोलिसिस देखने को, तो दोनों ही सेल्स में, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट में ये मिलती है। प्लस ये
साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये बहुत हमें अहम याद रखना है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन, किस तरीके से स्टेप है और हमको क्या याद रखना है, एग्जाम में नीट में क्या पूछा जाता है। देखिए टोटल 10 स्टेप, ये टोटल 10 स्टेप की ग्लाइकोलिसिस होती है। पहले के जो 5 स्टेप रहते हैं इनको बोलते हैं प्रिपरेटरी, और बाकी के जो 5 स्टेप हैं इनको बोलते हैं पे ऑफ फेज। तो देखिए आपको हर पूरे के पूरे 10 स्टेप याद नहीं रखने हैं, आपको वो स्टेप याद रखने हैं जहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है या एडीपी का इस्तेमाल हो रहा है या निकल रहा है, आपको वो स्टेप ही ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट स्टेप हम देखिए फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट ऐड हो गया। पहले ग्लूकोज सिंपल था, अब ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट ऐड हो गया। तो बच्चों हम हमेशा याद रखेंगे जब फॉस्फेट ऐड होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन यानी कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज का क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया। और जब फॉस्फेट ऐड होता है उस एंजाइम को हम बोलते हैं, जो एंजाइम ऐड करता है हमेशा उसका नाम होता है काइनेज। याद रखेंगे जब भी फॉस्फेट ऐड होगा तो उस एंजाइम का नाम होगा काइनेज। क्योंकि 6th पोजीशन पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा एंजाइम यूज होगा हेक्सोकाइनेज। क्लियर। अब फॉस्फेट ऐड हो रहा है ना, तो फॉस्फेट कहीं से तो आएगा, तो फॉस्फेट हमेशा कहां से आता है, एटीपी से। इस एटीपी में 3 फॉस्फेट है, यहाँ पर कितने हैं, 3 फॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट आकर ग्लूकोज। सेकंड स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिए मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, बस ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज में। यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। लिखा हुआ है फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, सॉरी फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। यहाँ पर आइसोमरेज वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर आइसोमराइजेशन देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं थर्ड वाला। देखिए इस स्टेप में भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। देखिए सिंगल फॉस्फेट था, यहाँ पर एक फॉस्फेट और ऐड हो गया। अगेन फॉस्फेट ऐड हुआ, तो मैंने बताया जब फॉस्फेट कोई ऐड होता है तो एंजाइम का नाम किससे होगा, काइनेज से, यानी कि काइनेज एंजाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है। देखिए का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जा रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्लियर। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड हुआ, तो एक फॉस्फेट कहां से आएगा, अगेन एटीपी से ही एक फॉस्फेट आएगा। यहाँ पर 3 फॉस्फेट थे और यहाँ पर अब हो गए 2, तो वो एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में। और आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी। आपको पूरी प्रोसेस नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही पढ़ने। अब यहाँ पर देखिए इन 2 स्टेप्स में, स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10, इन 2 स्टेप में एटीपी जनरेट हो रहा है। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जा रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। देखिए यहाँ पर 2 फॉस्फेट है, बाई फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट है, तो यहाँ पर 3 फॉस्फेट है मतलब एक ही फॉस्फेट है। 3 मतलब वो थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर फॉस्फेट एक ही है, यहाँ पर 2 थे, तो एक फॉस्फेट रिमूव हो गया। यहाँ पर एक फॉस्फेट हो गया है, रिमूव कर लिया गया है, तो यानी कि रिमूव किया, हट गया। तो यहाँ पर एडीपी से कन्वर्ट हो गया क्या, एटीपी, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हुआ तो टोटल हो गए 3 फॉस्फेट, तो यहाँ पर बन गया एटीपी। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि यहाँ पर 2-2 मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। कि ग्लिसरेट यहाँ पर बन रहा है जो कि 3 कार्बन का है, ऊपर ग्लूकोज 6 कार्बन का। तो पे ऑफ फेज में जो मॉलिक्यूल बनना शुरू होंगे तो 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो यानी कि यहाँ पर 2 एटीपी बने। इसी तरीके से स्टेप नंबर 10 में फॉस्फोफेनॉइल पाइरुवेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में, ये भी 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी फॉस्फेट का रिमूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट हो रहे हैं। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, 7th स्टेप में एंजाइम यूज हो रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, 10th स्टेज में हो रहा है पाइरुवेट काइनेज। अगेन काइनेज मीन द एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एंजाइम व्हिच कैन एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्लियर, तो वो एंजाइम काइनेज कहलाता है।
तो ये एंजाइम है। तो कुल मिला के आपको 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, 3, 7 एंड 9। इनके एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। इन स्टेप्स में क्या हो रहा है, मतलब फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, एटीपी जनरेट हो रहा है या एटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, हमें ये सब ध्यान रखना है। यही सब नीट में पूछा जाता है। अगर हम पूरा कंक्लूड करें इस बात को कि भाई ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या समझा और क्या देखा, कंक्लूड करें, पहला पॉइंट, ये 10 स्टेप प्रोसेस है। फिर 2 फेज हैं, एक ऑपरेटिव और एक पे ऑफ। ये 2 फेज इसमें 10 स्टेप की रिएक्शन है। फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, मींस ऑक्सीजन चाहिए ऐसा करने के लिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। हमने देखा कि हमारे 2 एटीपी यूज हो रहे थे, कंज्यूम हो रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो 2 एटीपी हमारे कंज्यूम हुए और जनरेट, और टोटल 4 एटीपी जनरेट हुए। भाई 4 एटीपी मिले और 2 एटीपी कंज्यूम, तो हमारा नेट कितना हो गया, 2 एटीपी, यानी कि नेट जनरेशन कितना है, 2 एटीपी। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई ग्लाइकोलिसिस के एंड में कितना जनरेशन है, कितना नेट एनर्जी मिलती है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे मिलते हैं। फिर हमने देखा कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जा रहा है पाइरुवेट में। ग्लूकोज के पास कार्बन है 6, पाइरुवेट के पास कार्बन है 3। इसको बैलेंस करने के लिए पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये हमने यहाँ पर टोटल देखा। इसके बाद ये प्रोसेस, ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ये ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म। ये कुछ पॉइंट हैं जो हमको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे ग्लाइकोलिसिस में। ये पॉइंट हमको याद रखने हैं। तो ये पूरा ग्लाइकोलिसिस के बारे में था। अब इसके आगे हम और समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो ग्लूकोज था ये कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट में। अब यहां से क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रही, कंटिन्यू ऑक्सीजन मिला, तो ये पाइरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा और चला जाएगा टीसीए साइकिल में। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, इन एनारोबिक कंडीशन हो, तब यही पाइरुवेट या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तब एथेनॉल बन जाएगा फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस अगर होती है तब लैक्टिक एसिड जनरेट होता है या अल्कोहल, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब एसिटल कोएंजाइम से टीसीए साइकिल की चला जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक कॉन्सेप्ट और है जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, यानी कि रेस्पिरेटरी रेशियो बोलते हैं, आरक्यू। ये होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, इतनी CO2 प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इतनी O2 कंज्यूम्ड हुई, इसको बोलते हैं आरक्यू। जैसे यहां पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ये जनरल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, कि सॉरी जनरल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस वगैरह की, तो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, रेस्पिरेटरी रेशियो, या जिसको हम बोलते हैं आरक्यू। इसका मीन होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितनी CO2 रिलीज हुई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम,
कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है, हम अगर इस रिएक्शन में RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फाइंड आउट करें तो भाई फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितनी CO2 इवॉल्व हो रही है 6 और कितनी ऑक्सीजन लगी 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 6, RQ वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से इस नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखें, CO2 कितनी हो गई 102 और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है, कंज्यूम हुई है 145, तो 145 को डिवाइड करेंगे तो 0.7। हम ये याद रखेंगे कि शुगर के केस में, कार्बोहाइड्रेट के केस में RQ की वैल्यू 1 ही रहती है ज्यादातर। ये मान के चलते हैं कि 1 आनी चाहिए कि भाई जितना हम ऑक्सीजन दे रहे हैं उतना ही CO2 हमारा मिल रहा है, यानी कि सारी ऑक्सीजन कंज्यूम। क्लियर है। और फैट के केस में यही RQ की वैल्यू जो है वो 1 से लेस देन आती है, कम से कम आती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्लियर है। और प्योर अगर प्रोटीन है या प्योर फैट है तब इनकी RQ की वैल्यू हम नहीं निकालते, क्योंकि ये सब्सटेंस रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की तरह यूज नहीं होते। इसलिए प्योर प्रोटीन और प्योर फैट का हम RQ नहीं निकालते, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की तरह यूज। आइए हम लाइन बाय लाइन NCERT देखते हैं वो क्या कहती है। तो यहां पर मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस बताया, जितनी भी चीजें मैंने अभी पहले लेक्चर में पढ़ाई हैं वही सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर ये साइंटिस्ट का नाम जो मैंने आपको बताया, के बाद ये टोटल स्टेप है। यहाँ पर ADP बनता है, यहाँ पर ADP बनता है। मैंने बताया कि 2 मॉलिक्यूल ATP के ये बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं, तो टोटल नेट ATP कितना बनता है 2 ATP यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है वो इन्हीं स्टेप्स के बारे में लिखी है कि किससे क्या कन्वर्ट होता है, तो अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया। यहाँ पर बिल्कुल लाइन बाय लाइन वही सारी चीजें लिखी है, तो आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने कुछ फर्मेंटेशन आपको बताया कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से कन्वर्ट होती है। फिर हम चलते हैं अब सीधा RQ को, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये भी हमने आपको बताया इसका फॉर्मूला। फिर आप नीचे आएंगे, देखिए ये लाइन देखिए, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज अ सबस्ट्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट को सबस्ट्रेट की तरह यूज करें RQ विल बी 1। देखिए NCERT से कई बार लाइन बाय लाइन नीट में कई क्वेश्चन, तो RQ की रिस्पेक्ट से यहाँ पर चीजें इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट अगर यूज कर रहे हैं तो RQ की वैल्यू 1 होगी, तो ऑप्शंस में आ सकता है। फिर अगर फैट यूज कर रहे हैं, व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन में अगर फैट यूज हो रहा है तो RQ की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, पर एग्जांपल दिया भी हुआ है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट चीज ये हमको याद रखनी है, प्योर प्रोटीन और प्योर फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस, रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, यानी RQ की वैल्यू यहाँ पर प्योर प्रोटीन फैट के लिए सुटेबल नहीं है। तो लाइन बाय लाइन कई बार क्वेश्चन, तो हो सकता है कि RQ से यहाँ पर लाइन बाय लाइन जा सके। तो ये ओवरऑल बारे में था, चैप्टर 12 था NCERT का, ग्लाइकोलिसिस और RQ को समझा। बाकी की चीजें समझेंगे, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके की अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।